वेलकम एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्नर्स थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उनमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए तीन थ्योरीज दी गई थी। ठीक है, फर्स्ट क्या था, वर्नर्स थ्योरी, सेकंड क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड थर्ड क्या था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कौन सी थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं, वर्नर्स थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि वर्नर्स के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ कुछ रूल्स या पोस्टुलेट्स थे। ठीक, तो हम उन पोस्टुलेट्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है, वर्नर्स का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है। मतलब कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने क्या चीज नोटिस की और उस बेसिस पे उन्होंने उस पॉइंट्स को दिए थे। ठीक है, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को समझने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहले क्या है ना कि वर्नर ने क्या किया था, कोबाल्ट क्लोराइड लिया था और उसे किसके साथ रिएक्ट करवाया था, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया था। ठीक है, मैं इसे मार्क कर देती हूँ, ये ए है, बी, सी और डी। अगर तुम देखो तो यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, और सी और डी में भी सेम ही चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया रिएक्ट कर रहा है तो वर्नर्स को ये एक्सपेक्टेड था कि अगर कंपाउंड सेम है, कॉम्पोजिशन सेम है, ग्रुप जो लगे हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ, अगर वो सेम है, तो जो प्रोडक्ट में हमें बनना चाहिए, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ ए बी सी डी से जो भी चीजें बननी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से कुछ और ही रियलिटी निकल के आती है, और वो क्या था, देखो तो यहाँ पे उन्होंने पहली चीज क्या देखी कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो डिफरेंट होता है जो उनको एक्सपेक्टेड था। मतलब उनको ये था कि जो यहाँ पे चार प्रोडक्ट बनेंगे वो सभी के सभी एक जैसे बनेंगे, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट का कॉम्पोजिशन सेम है और रिएक्टेंट में जो ग्रुप लगे हुए वो भी सेम है। इस वजह से उनको ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया था, ये जो है ना, ये आई थिंक अब अभी तक तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में इतना पढ़ लिया तो तुम लोग समझ चुके हो कि यहाँ पे ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जिसे पर्टिकुलरली यहाँ पे तुम लोग क्या बोलोगे, वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन है। ये वर्नर्स का रिप्रेजेंटेशन का तरीका था किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब देखा कि सारे के सारे प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अपने इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 6NH3 जो है, उसको फिर उन्होंने क्या किया, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया, और वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इन्होंने क्या लिया, AgNO3। ठीक, तो जब उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया तो उन्हें क्या दिखता है, उन्हें यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी दिखता है, उन्हें यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी दिखता है। ठीक, तो यहाँ पे इस वाले एक्सपेरिमेंट से भी उन्हें एक बात और गारंटी हो गई कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो सब डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे उन्होंने देखा कि ए वाले में 3 मोल ऑफ AgCl बन रहे थे, यहाँ पे क्या बन रहा था, 3 मोल ऑफ AgCl बन रहा था, यहाँ पे 2 मोल AgCl बन रहा था, यहाँ पे 1 मोल AgCl बन रहा था, और यहाँ पे भी क्या था, 1 मोल AgCl बन रहा था। हम यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे लिखेंगे ना, उस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे मैं AgCl वाला कंसेप्ट समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब अगर उन्होंने देखा कि फर्स्ट वाले से 3 मोल ऑफ AgCl बन रहा है, तो एक बात बताओ, AgCl कब बनता है, जब तुम्हें पता है ना AgNO3 क्या करेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में स्प्लिट करेगा, है ना। तो AgCl का पीपीटी कब बनेगा, जब Ag प्लस को क्लोराइड आयन मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स में से क्लोराइड आयन निकल रहा होगा और वो Ag प्लस के साथ कंबाइन कर रहा होगा, तभी AgCl का पीपीटी बन रहा है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgCl बन रहा है, तो 3 मोल ऑफ AgCl कब बनेगा, जब इसको क्या होगा, 3 मोल ऑफ, जब इसको 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, तभी तो वो 3 क्या करेंगे, 3 Ag प्लस के आयन के साथ कंबाइन करके
3 मोल ऑफ AgCl देंगे, यही तो होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ से तुम ये कंक्लूड कर सकते हो कि इस वाले फॉर्मूले में जो क्लोराइड वाला पार्ट है वो कैसा पार्ट होगा। यहाँ समझो, खुद देखो, यहाँ पे 3 चीजें प्रेजेंट है, कोबाल्ट प्रेजेंट है, अमाइन प्रेजेंट है और क्लोराइड प्रेजेंट है ना। तो ये AgCl वाले एक्सपेरिमेंट से अब तुम्हें ये समझ आ चुका है कि जो कोबाल्ट है और अमाइन है और क्लोराइड है, उनमें से जो क्लोराइड है वो उसका बॉन्ड तो डेफिनेटली वीक होगा, या फिर वो क्या है, आयनाइजेबल है, तभी तो वो क्या कर रहा है, इजिली आयनाइज हो रहा है। आयनाइज हो रहा है मतलब क्या, आयंस के फॉर्म में जनरेट हो रहा है, और जैसे ही उसे Ag+ दिखता है वो उसके साथ कंबाइन करके AgCl के फॉर्म में निकल जा रहा है। ऐसा ही तो हो रहा होगा, तभी तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे 3 मोल ऑफ AgCl दिख रहा है ना। तो यहाँ से तुम इस वाले फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिख सकते हो, बताओ। कोबाल्ट को हमने लिख दिया, उसके आसपास हमने क्या लगा दिया, 6 अमाइन लगा दिया, फिर क्या कर दिया, क्लोरीन को Cl3 को मैंने बाहर लिख दिया। तो बाहर लिखने का रीजन क्या है, अभी तक तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतना समझ लिया है कि जो आयनाइजेबल पार्ट होता है ना वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 3 मोल ऑफ AgCl से कि यहाँ पे 3 क्लोराइड के आयन हैं जो आयनाइज हो रहे होंगे, तभी वो 3 मोल ऑफ AgCl बना रहे। इसी वजह से क्या मैं इस वाले फॉर्मूले को, जो वर्नर्स का रिप्रेजेंटेशन था, उसको अब मैं इस हिसाब से लिख सकती हूँ, है ना। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, ये मॉडर्न डे रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। तुम लोग भी क्या करते हो, इसी तरीके से तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिख के समझते हो अब, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन निकल रहे हैं। अब अगर दूसरे वाले में देखो, तो दूसरे वाले में तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 2 मोल ऑफ AgCl दिख रहा है। तो 2 मोल ऑफ AgCl तभी मिलेगा जब 2Cl माइनस क्या करेगा, 2Ag+ के साथ कंबाइन किया होगा, तभी तो क्या मिल रहा है हमें, 2AgCl मिल रहा है ना। तो अब इस वाले फॉर्मूले में 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के, एक क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, बाकी 2 क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होंगे। क्यों, क्योंकि वो 2 क्लोरीन आयनाइज हो रहे हैं, है ना। तो अब मैं इस वाले के लिए कुछ इस तरीके से फॉर्मूले लिख सकती हूँ, कोबाल्ट NH3 5 Cl और Cl2, है ना, कुछ ऐसा लिख सकती हूँ ना। तो अब तुम लोगों को समझ आ रहा होगा शायद कि ये ऐसे क्यों लिखे होते हैं और इसके लिखने का रीजन क्या था, ठीक है। तो अब मैं इस वाले को भी इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक AgCl के मोल मिल रहा है। एक AgCl मोल मिलने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही Cl माइनस लिबरेट हुआ होगा, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही Cl माइनस लिबरेट हुआ होगा। जब एक एक Cl माइनस निकल रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी हम एक Cl लिखेंगे। तो आउट ऑफ 3 क्लोरीन तुम 2 को अंदर लिखोगे और एक को बाहर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कोबाल्ट NH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और Cl2 अंदर, एक क्लोरीन बाहर। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, CO NH3 4 Cl2 अंदर और एक क्लोरीन बाहर, ठीक है। तो वर्नर्स ने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि अगर लिगेंड का, अगर सेम लिगेंड का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। समझ आया, आई होप तुम लोगों को ये बात क्लियर होगा कि वर्नर के एक्सपेरिमेंट में उसने लिया तो सेम चीज था। देखो यहाँ पे सब कुछ सेम है, कोबाल्ट क्लोराइड सभी में है, अमोनिया भी सभी में है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट उसको अलग अलग मिलता है। यहाँ पे वो कलर टेस्ट भी, कलर्स भी लिखे होते हैं कहीं कहीं पे, तो तुम अगर देखोगे तो इन सारे कंपाउंड्स के जो कलर्स है वो भी तुम्हें डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ AgCl ऑब्टेन वो भी डिफरेंट दिखते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने का रीजन ही ये होता है कि जब सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स डिफरेंट तरीके से अरेंज होता है तो वो डिफरेंट कंपाउंड देता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन सेम ligands are arranged in different manner तो वो क्या देगा, डिफरेंट कंपाउंड देगा। तो वो डिफरेंट कंपाउंड देगा विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। आई होप ये सारी बात क्लियर होगी। तो अब ये सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे
वर्नर्स ने अपने कुछ पॉइंट दिए, ठीक। तो देखो वो पॉइंट्स क्या है वो तुम्हें समझने, ठीक। उन्होंने ये कहा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स में हर मेटल एटम दो टाइप की वैलेंसी को एग्जिबिट करता है, ठीक है। तुम लोग एनसीईआरटी में ये चीज देखोगे कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जो भी मेटल एटम या फिर जो भी मेटल आयन है वो क्या करता है, दो टाइप की वैलेंसी शो करेगा। एक होता है उसका प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। फिर देखो जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो भी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही उसका प्राइमरी वैलेंसी बन जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या हो जाता है, उसका सेकेंडरी वैलेंसी बन जाता है, ठीक है। तो अब अगर तुम देखो इस वाले कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 और यही क्या है इसका सेकेंडरी वैलेंसी है ना। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है, जनरली लिगेंड्स जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, लिगेंड्स सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और तुम्हें पता है कि लिगेंड्स का नेचर कैसा कैसा होता है, लिगेंड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, जिसमें कि पता है पॉजिटिव जो होता है वो रेयर केस में होता है, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव जो कि रेयर केस होगा, फिर क्या आएगा नेगेटिव, और फिर क्या आता है न्यूट्रल। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, लिगेंड से सेटिस्फाइड होता है, और लिगेंड्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो वैसे ही प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना वो जनरली एनायंस से सेटिस्फाइड होती है, एनायंस से सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अभी जब मैं अभी आगे बताऊंगी तो तुम लोग को सारी बातें समझ आ जाएंगी, ठीक। अब देखो एक बात और याद रखो, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ना अभी वो आयनाइजेबल होते हैं, ठीक है। जो भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का, जैसे CONH3 6Cl3, इसी में अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा बताओ इसमें और इसका क्या बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, तो मैंने क्या बताया, प्राइमरी वैलेंसी वो होता है जो उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो मैंने तुम लोग को पढ़ा रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम पे जो भी चार्ज होता है ना वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो तुम्हें अगर निकालना है तो तुम यहाँ पे निकाल सकते हो, जिसका निकालना है उसको x मान लो। तो x प्लस अमाइन का चार्ज क्या होता है 0, फिर क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +3। मतलब ये है कि इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगा +3, ठीक है। और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, अभी मैंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स के लिए 6, ठीक है। फिर अभी मैंने क्या बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना ये जनरली आयनाइजेबल होती है। ये क्या होती है, जनरली आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल मतलब कि अगर इस कॉम्प्लेक्स को तुम एक्वस मीडियम में डालते हो तो ये क्या करेगा, किसमें स्प्लिट करेगा, मैंने तुम लोगों को ये सब चीजें पढ़ा रखी है। ये क्या करेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 3 Cl- बाहर निकल के आएंगे, तो सिर्फ Cl- वाला पार्ट ही है जो आयनाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 3 Cl- जो आयनाइज कर गए हैं यही क्या करते हैं, इसके प्राइमरी वैलेंसी बनते हैं, ठीक है। क्योंकि खुद सोचो बेटा यहाँ पे +3 चार्ज किसकी वजह से आया है, 3 Cl के वजह से ही तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी +3 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो जनरली क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि प्राइमरी वैलेंसी जनरली आयनाइजेबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को ही प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी को जनरली कहाँ लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। जनरली टर्म वर्ड यूज किया है मैंने, क्योंकि अभी आगे समझोगे तो ये सारी बात क्लियर हो जाएंगी, ठीक। फिर जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना इसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये क्या होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है। अभी तुम्हें दिख रहा है कि ये जो लिगेंड है
यही तो इसके सेकेंडरी वैलेंसी का रोल प्ले कर रही है। और तुमने पढ़ रखा है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट एक्वस मीडियम में आयनाइज नहीं करता है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। और इसे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। और ये क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये डायरेक्शनल होती है, ठीक। तो आई होप इतनी बातें तुम लोग को क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक एक करके तुम लोगों को डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे तुम किसी का भी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालोगे। अगर तुम्हें यहाँ पे चीजें नहीं भी समझ आई है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी वाला कंसेप्ट, तो जब इंडिविजुअली पढ़ोगे तो आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे हटा देते हैं, तुम लोग इसे कॉपी कर सकते हो। तो देखो अब हम आराम से एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ भाई, CuCl3.6NH3, है ना। ये जैसे तुम्हें एक कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कैसे तुम्हें पहचानना है, तुम्हें वो सीखना है, ठीक है। और इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हें वो समझना है। जैसे ये CuCl3.6NH3 दे रखा है, ये हमारा क्या है, वर्नर्स का कॉम्प्लेक्स है, ये वर्नर्स का कॉम्प्लेक्स है। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgCl मिले थे। 3 मोल्स ऑफ AgCl मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 Cl माइनस मिले थे हमें बाहर, 3 Cl माइनस आयनाइज हुए होंगे तभी तो 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको मॉडर्न डे रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोबाल्ट के आसपास 6 लिगेंड लगे हुए हैं, जो कि ये पार्ट क्या है हमारा, नॉन आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल है। और Cl3 हमें बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 Cl माइनस आयनाइजेबल पार्ट है जो हमें एक्वस मीडियम में मिलेंगे, ठीक है। तो ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। अब अगर तुम इसे एक्वस मीडियम में डालते हो तो तुम्हें क्या क्या मिलेगा, तुम्हें पता है ये वाला पार्ट नहीं आयनाइज होता है, या एज इट इज मिलेगा। तो CONH3 6 हो गया, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +3 प्लस 3 Cl माइनस मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्वस मीडियम में कुछ ऐसे आयंस मिलेंगे, है ना। यही चीज तो तुम समझे हो। अब तुम्हें बताना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी मैंने बताया ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन क्या हो, स्टेट क्या होता है, चार्ज ऑन मेटल एटम। चार्ज ऑन मेटल एटम यहाँ पे कितना निकल के आया था, +3। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया, +3, जो कि किसके वजह से क्रिएट हो रहा है, 3 Cl माइनस की वजह से ही क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी किसके वजह से हो रहा है, 3 Cl माइनस की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 6। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, 6 हो गया इसका सेकेंडरी वैलेंसी। किसके वजह से होगा, अमाइन के वजह से, क्योंकि 6 अमाइन लगे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया किसके वजह से ये सब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी हो रहा है, ठीक। फिर मैंने बताया कि अब मुझे अगर इसी का रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है ना, तो हम उसे सेंटर में लिख देंगे। उसके आसपास हम ऐसे क्या करेंगे, 6 लिगेंड्स को अरेंज करवा देंगे। यहाँ पे 6 लिगेंड्स कौन है, अमाइन है। और मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना वो डायरेक्शनल होती है, उनका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ही अरेंज होंगे। तो इसी वजह से जो 6 लिगेंड्स है जो अमाइन है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। NH3 तुम्हें क्या करना है, ऐसे लगाना है। और मैंने ये भी बताया था कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने 6 अमाइन को लिख दिया। अब बताओ जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो क्या था, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। उन्हें तुम कहीं पे भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे Cl। और क्या होगा, यहाँ पे एक बना दो Cl और यहाँ पे एक Cl बना दो, है ना। तो ये होता है प्राइमरी वैलेंसी का रिप्रेजेंटेशन। मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तो तुम्हें डायग्राम से ही समझ के बताना है कि यहाँ पे कितना प्राइमरी वैलेंसी है, कितना सेकेंडरी वैलेंसी है। तो अगर तुम्हें सब बातें पता होंगी तो तुम आराम से देख के बता दोगे कि ठीक है, यहाँ पे जो सॉलिड लाइन है
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को। जो डॉटेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, कहीं पे भी लगा दो, बस एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, थोड़ी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि रिपल्शन कम हो। ठीक, तो ये बात तुम समझ गए। ये था इस वाले का रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं फिर से किसका बनाना चाहूँ, COCl3.5NH3 है ना, तो ये वर्नर्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कितने मोल्स मिल रहे थे हमें, हमें यहाँ पे 2 मोल्स मिल रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे 2Cl माइनस होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, है ना। तभी तो वो Ag प्लस के साथ कंबाइन करके 2 मोल ऑफ AgCl दे रहा है। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CONH3। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में हमें दिख रहा है कि अमाइन सिर्फ 5 ही है, ठीक है। तो 5 अमाइन है, तो यहाँ पे 5 अमाइन हमने ऐसे लिख दिया। और जो 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन क्या है इस वाले फॉर्मूले में, वो 1 क्लोरीन ऐसा है जो नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइजेबल मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक Cl ऐसे लिख देंगे और Cl2 बाहर लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। जब तुम इसे एक्वस मीडियम में डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पोर्शन एज इट इज तुम्हें मिलेगा, CONH3 5Cl और क्या हो जाएगा +2Cl माइनस, है ना। इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखो एक बात समझो, तुम में से कोई ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अच्छा इसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया है तो यहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि 5 अमाइन है तो क्या हमारा क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाएगा, नहीं। तो देखो कोई भी पर्टिकुलर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर होगा ना तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। बस यहाँ पे हो क्या रहा है तुम्हें वो समझना है। यहाँ पे भी इसके लिए भी प्राइमरी वैलेंसी कितना है, +3 ही है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 6 ही है। लेकिन बस यहाँ पे फर्क क्या हो गया है, यहाँ पे भी +3 प्राइमरी वैलेंसी 3Cl के वजह से ही सेटिस्फाई हो रहा है। बस अंतर यहाँ पे ये आ गया है कि जो ये Cl है ना, जो ये यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है, ये दोनों का रोल प्ले कर रहा है। मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव कर रहा है और ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव कर रहा है। और ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज कभी प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी ये 3Cl के वजह से ही सेटिस्फाई हो रही है। बस अंतर ये है कि जो यहाँ पे एक Cl है, इट इज बिहेविंग बोथ एज प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। और जब कोई एक ऐसा स्पीशीज दोनों की तरह बिहेव करता है ना, तब हम उसे क्या करते हैं, दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बस यही था। यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो भी यहाँ पे उसका नंबर भी 6 ही रहेगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारा जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 5 अमाइन से सेटिस्फाई हो रहा है और एक क्लोरीन के वजह से सेटिस्फाई हो रहा है। समझ आया। तो बस ये अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट का खेल है, बस तुम्हें वो समझना है। तो यहाँ पे अब अगर इसे बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसे बना दो, कोबाल्ट इधर लिख दो और क्या कर दो, NH3 5 अमाइन बनाना है ना, NH3 और यहाँ पे भी क्या हो गया NH3, और बाकी 3 जगह बनाने, 3 क्लोरीन बनाने हैं। तो एक क्लोरीन तो यहाँ हो गया। इस सॉलिड लाइन के क्लोरीन से तुम्हें ये समझ आ रहा है कि ये सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहा है ना, और ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव करेगा। तो इसके साथ डॉटेड लाइन भी बना दो। फिर एक क्लोरीन सॉरी एक क्लोरीन यहाँ बना दो और एक क्लोरीन यहाँ बना दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायग्राम। अच्छा एक बात यहाँ से मैं तुम लोग को बता दूं, आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे तुम्हें एक और चीज देखनी है कि यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ आयंस जनरेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तुम्हें ये भी ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 Cl माइनस के आयंस है और एक ये पर्टिकुलर आयन जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए 4 आयंस है जो जनरेट हुए हैं। ऐसे ही इसमें देखोगे तो यहाँ पे 2 Cl माइनस और एक ये, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 आयन जनरेट हुए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तुम्हें क्या कर देंगे, कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे देंगे और पूछ लिया जाता है कि बताओ किसका किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि COCl3.6NH3 और ये दिया है, बताओ इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो तुम क्या बताओगे, यहाँ पे 4 आयंस क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 आयंस, तो किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होगी, इस वाले की। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने ये चीज बता दी। तो अब हम क्या करें, अगर इसमें देखें COCl3.4NH3, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना है, +3 है, लेकिन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे ये 3Cl- से ही सेटिस्फाई होगा। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या पड़ गया है कि यहाँ पे 2 ऐसे Cl- हैं जो दोनों का रोल प्ले करेंगे, दैट इज बोथ एज सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव करेंगे, है ना। सिर्फ ये है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्राइमरी वैलेंसी की तरह। बाकी बात ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम में देखो, ये 2 Cl मैंने ऐसे बनाए जिनके साथ सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों मैंने बना रखे, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी बिहेव कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी। ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 6 ही है। बस किससे सेटिस्फाई हो रहा है, 4 अमाइन से सेटिस्फाई हो रहा है और 2 Cl- से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो बस तुम्हें अब ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये सब बेसिक आइडिया आ जाना चाहिए। और हमें पता है जब इसे एक्वस मीडियम में डालोगे तो ये एक पूरा आयन मिलेगा, और क्या मिलता है, एक ये Cl- जनरेट होगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, 2 आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैंने इसको भी बनाया। आई होप अब ये समझ लोगे, तुम लोग खुद से कर लोगे। बस इसमें क्या मैं ये बता देती हूँ, जब इसको एक्वस मीडियम में डालोगे तो यहाँ पे नो आयंस इज जनरेटेड, नो आयंस इज जनरेटेड, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों क्लोराइड जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, बोथ एज सेकेंडरी वैलेंसी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आयंस जनरेट नहीं हुआ है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो मैं करवाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे मेटल आयंस लिखे हैं जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होते हैं, और अगर ये तुम्हें याद हो जाएंगे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत इजीली हो जाएंगे, जो क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगी। ठीक है, तो तुम लोग उन क्वेश्चंस को देख लेना, वो बेनिफिशियल है दोनों के लिए, 12th वालों के लिए भी और नीट और जेई के लिए भी। तो ये कुछ मेटल आयन है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने लिख दिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला वीडियो तुम लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में डालूंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।